तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। कल से ही एक ही खबर हावी है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि जिस तरीके का ये इंसिडेंट है, जिस तरीके का वारदात है, उसने झकझोर कर रख दिया है। विकास दुबे, इस वक्त की हालात ये है कि यूपी पुलिस जो है उसके सामने सिर्फ एक चेहरा है और ये चेहरा उसी का है। हाल के वक्त में इससे बड़ी तलाश यूपी पुलिस ने कभी नहीं की। न सिर्फ इसके लिए एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को ढूंढने के लिए ये काम दिया गया है, 20 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन हैं पूरी यूपी में, उन सभी पुलिस स्टेशन में वहाँ के पुलिस वालों को अलर्ट किया गया, तस्वीरें भेजी गई हैं कि सिर्फ एक शख्स को देखो, कहीं भी उसका सुराग मिले, पता मिले, बताओ। 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है कि अगर इसकी कोई खबर देता है विकास दुबे। जो यूपी से नेपाल के बॉर्डर लगते हैं, उस पूरे बॉर्डर पे ज़बरदस्त तलाशी चल रही है। जो बॉर्डर पे फोर्स है उनकी भी मदद ली जा रही है। बॉर्डर पे तस्वीरें भी चस्पा की गई हैं, चिपकाई गई हैं और पुलिस की टीम सादी वर्दी में वहाँ पे भी है। पूरे यूपी के बॉर्डर पे भी निगरानी की जा रही है। शक यही है कि कहीं वो जान बचाने के लिए एक तो यूपी में छुपता है तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो यूपी के आसपास दूसरे स्टेट में ना चला जाए या नेपाल ना भाग कर चला जाए। हालांकि चूँकि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी कैंसिल है, तो विदेश भागने का कोई मतलब नहीं बनता है। दबाव बनाने के लिए उसके उस घर को भी एक तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया, तोड़ दिया गया। उसी जेसीबी से जिसको पुलिस का की जो टीम था उसका रास्ता रोकने के लिए फ्राइडे की सुबह या देर रात इस्तेमाल किया गया था। तो उस गांव में जहाँ पे घर है विकास दुबे का, उस घर को भी तोड़ दिया पुलिस ने, तलाशी ले रही है। उसके बाहर तमाम खड़ी गाड़ियाँ भी पुलिस के गुस्से का शिकार हो चुकी हैं और वहाँ एक हैरत अंगेज़ तौर पर एक गाड़ी मिली है जो सरकारी गाड़ी थी, वहाँ खड़ी हुई थी। तो इस एक सरकारी गाड़ी से एक रिश्ता ये भी पता चलता है कि विकास दुबे का रिश्ता क्या था। कल जो मैंने आपसे कहा था कि कैसे राजनीति और अपराध का गठजोड़ है, पर यहाँ पे आज उसमें एक लाइन और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति, अपराध और पुलिस, इन तीनों का गठजोड़ है। कोशिश पूरी जारी है, लेकिन विकास दुबे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें आपको आगे बताऊं, लेकिन सबसे जिसके लिए आज मैं आया हूं, जो अहम बात है वो क्या है। मैंने कल भी कहा था कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे पुलिस को जानकारी मिली और किस तरीके से पुलिस वाले 8 पुलिस वाले उनकी जान गई। 2 जुलाई की शाम एक शख्स जो उसी शिवली गांव का था वो पहुंचता है पुलिस के पास और वो कंप्लेंट लिखाता है कि किस तरीके से उसे और उसके ससुर को उठाकर टॉर्चर किया, ज़बरदस्ती मारा है और उसके घर की ज़मीन जो है वो अपने नाम करा ली है। उसके बाद इस कंप्लेंट को लिखने के बाद पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है और जाकर मिलती है विकास दुबे से, लेकिन वो उसके साथ बदतमीज़ी करता है और वो फिर वापस आते अपने सुपीरियर को बताता है। और तब तैयारी की जाती है कि देर रात घर पे दबिश डालेंगे। और ये जो पूरी कहानी, ये सब कुछ हुआ, चूँकि लगातार हम लोग और हमारे सारे वहाँ पे टीम भी है, शिवेंद्र श्रीवास्तव लगा हुआ है, रंजय हैं, तो पुलिस वाले और कुछ पुराने पुलिस वाले, उन सबसे भी बातचीत हुई। तो हुआ ये कि जब ये पुलिस टीम पहुँचती है और उसके बाद ऑलरेडी विकास दुबे एक गैंगस्टर के तौर पे जाना जाता है, 60 तो मुकदमे, जेल जाना आना, अभी भी ज़मानत पर। 7 महीने पहले ही वो बाहर आया था, अपने चचेरे भाई पर उसने जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसकी चचेरे भाई की वाइफ ने विकास दुबे का बाकायदा नामजद केस लिखाया था और उसी सिलसिले में उसको पकड़ा गया था। पर वो जेल गया और उस मामले में भी बाहर आ गया और 7 महीने से वो ज़मानती ज़िंदगी जी रहा था। तो जब 2 जुलाई की रात को ये वाक़या हुआ, उसके बाद फिर पुलिस ने तय किया, जो पुलिस में एक इधर चल रहा है जब से योगी सरकार यूपी में आई है, कैसे छटे हुए बदमाशों को चुन चुन कर उनका काम तमाम किया जाए। बहुत सारे इनकाउंटर हुए। तो जो अंदर की खबर है वो यही है कि परसों रात विकास दुबे का इनकाउंटर होना था, लेकिन जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी कहानी में आपको बताया कि बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे, मुंबई पुलिस पेरोल पे है अंडरवर्ल्ड के, बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं महीने की उनके लिए काम करने की। सेम चीज़ विकास दुबे के साथ था। विकास दुबे कानपुर देहात में जिस इलाके में रहता है, वहाँ के आसपास के जो पुलिस स्टेशन है
बाकायदा वहाँ पे पुलिस के साथ साठगांठ है, पुलिस उसकी मदद करती है, बदले में वो पुलिस को पैसे देता है। तो परसों एनकाउंटर की तैयारी की गई। करीब 20 से 25 पुलिस वाले 6 गाड़ियों में निकलते हैं और खबर पक्की थी कि विकास दुबे अपने घर में है और वहाँ जाकर एनकाउंटर होना था। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ रात के अंधेरे में हो जाता और इतनी बड़ी खबर भी नहीं होती। अगले दिन खबर यही आती कि एक गैंगस्टर मारा गया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये एनकाउंटर की तैयारी चल रही थी तो इस थाने से जुड़े हुए आसपास के और थानों की फोर्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक थाने में इतना स्टाफ होता नहीं है। तो उसमें जो अगल बगल के थाने थे उनसे भी फोर्स मांगी गई। अब उस थाने के अध्यक्ष को, इंचार्ज को बताना पड़ता है कि क्यों मांगी गई। तो ऐसे ही एक थाना है जिसका नाम है चौबेपुर थाना। इस थाने के जो दरोगा हैं वो हैं विनय तिवारी। तो विनय तिवारी के पास भी शाम को यह खबर पहुंची, बल्कि शाम से अब थोड़ी रात होने वाली है, कि अपनी टीम के साथ आप आइए और यहाँ ऐसे जाना है और एक ऑपरेशन है। विनय तिवारी को पता चल गया कि निशाने पे विकास दुबे है और विनय तिवारी पे ही इल्ज़ाम है कि विनय तिवारी जो कि चौबेपुर थाने के दरोगा, उसने विकास दुबे को ये खबर दे दी कि पुलिस टीम इनकाउंटर करने के लिए तुम्हारा आ रही है। और ये सुनने के बाद पहले तो विकास दुबे को यकीन नहीं हुआ, इसलिए कि पुलिस और उसके अंदर भी उसकी बहुत दखल थी, पॉलिटिकल रिश्ते भी थे। अब जो खबर आई है वो ये है कि उसने इस खबर को सुनने के बाद बाकायदा धमकी दी थी कि अगर उसके बारे में किसी ने, ऐसे पुलिस वालों ने सोचा और एनकाउंटर का, तो इसका बड़ा बुरा अंजाम होगा और नतीजा भुगत लेना। एनकाउंटर से कुछ घंटे पहले उसने ये धमकी दी है बाकायदा। इसके बाद ऑपरेशन की तैयारी होती है। उस दौरान में विकास दुबे अपने जो पुलिस में हैं उनसे खबर और भी पुख्ता करता है, लेता है, जिसमें इस दरोगा विनय तिवारी के अलावा एक सिपाही और एक होमगार्ड का जवान, ये तीनों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विनय दुबे के मोबाइल के कॉल डिटेल जब निकाले गए कि पिछले 24 घंटे में किन किन लोगों से संपर्क में था, तो उसमें इन 3 पुलिस वालों के नाम और नंबर फीड थे और इन 3 पुलिस वालों से उसने बात की थी और ये रिकॉर्ड पे है। और टाइमिंग जो है वो बहुत क्रूशल था। टाइमिंग वही थी जब ऑपरेशन से पहले की। तो कुल मिलाकर इस ऑपरेशन की खबर कहीं और से नहीं बल्कि उसी इलाके के एक थाने के एक दरोगा ने विकास दुबे को दी, जिसके बाद विकास दुबे ने धमकी दी और फिर अपने लोगों को इकट्ठा किया, हथियार के साथ बुलाया, अपने उस घर में बुलाया, छत पर और उसके गेट के पीछे वो लोग पोजीशन लेकर खड़े हो गए। अब चूंकि खबर पुलिस से आई थी, मुखबरी पुलिस नहीं की थी, तो खबर पुख्ता थी और इसीलिए प्लानिंग के तहत रास्ता रोकने के लिए फिर जेसीबी मशीन सड़क पे लगाया, वो गाड़ियां छोड़कर पैदल उतरे। उसके बाद अचानक फायरिंग शुरू हो गई और गोलियां चली। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो ये सोच कर गए थे और रात का, इसलिए देर रात का वक्त चुना था कि घर में सब सो गए होंगे तो ऐसे में आसानी होगी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हीं के बीच के छुपे एक मुखबिर की वजह से वो लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो जो शिकार करने गए थे वो खुद शिकार हो गए, इसलिए कि गद्दार अपने अंदर से ही निकला। तो इन दरोगा साहब को सस्पेंड कर दिया गया है और इन दरोगा साहब के बारे में इनकी ही टीम के कुछ हमारे जो रिपोर्टर हैं रंजय सिंह, उन्होंने भी एक इंजर्ड जो इस ऑपरेशन में शामिल थे उनसे बातचीत की, उनके वीडियो भी भेजे। उनका कहना था कि जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ और ये दरोगा थे चूँकि थाने के इंचार्ज थे, तो उन्होंने ठीक से ब्रीफ तक नहीं किया और उनकी बातचीत और इससे लगा था कि जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे भी शक जो है वो पैदा होता है। तो 3 पुलिस वाले शक के घेरे में और ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से मुखबरी की गई और यही वजह है कि इतनी बड़ी वारदात हुई। अगर ये मुखबरी ना होती, विकास दुबे को पता न चलता, बहुत मुमकिन है रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता और शायद वो नींद में होता और उसे दबोच के वो बाहर ले आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस ऑपरेशन के बारे में पहले से जानकारी थी। और दूसरी चीज़, पहली बार, इससे पहले भी बहुत बार गिरफ्तार हुआ और उसको ढूंढा गया, ढूंढ कर पकड़ा गया, लेकिन इस बार पुलिस पे हमला, ये एक सवाल और था कि अभी तक विकास दुबे ने ऐसा नहीं किया, किसी पुलिस वाले पे हमला नहीं किया, तो इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी तो वैसे भी उसका इतिहास है कि वो पकड़ा जाता, जेल जाता, ज़मानत पे बाहर आ जाता, इस बार भी पकड़ा जाता। और इस बार ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत संगीन कत्ल का मामला था, एक को उठा के धमकाने, मारने, पीटने और ज़मीन अपने नाम कराने का, तो बहुत आसानी से वो बाहर भी आ जाता ज़मानत पे।
जो बड़े बड़े मिनिस्टर का कत्ल करके जो बाहर आ चुका, तो उसके लिए 2 लोगों को पीट के और ज़मीन अपने नाम कराकर गिरफ्तारी के बाद बाहर आना कितना वक्त लगता है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो कहानी ये थी कि ये मामला सिर्फ उसकी गिरफ्तारी का नहीं था, उसे पहली बार ये पता चल गया था कि इस बार पुलिस उसका काम तमाम करने आ रही है, उसका इनकाउंटर करने आ रही है, और इसीलिए उसने पहले धमकी दी और अपनी जान जब उसने ख़तरे में देखी तो अपनी जान बचाने के लिए फिर उसने पुलिस वालों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। अभी वो भागा हुआ है, लेकिन अब पुलिस, पूरी यूपी पुलिस जो है, उसकी कोशिश एक ही है, और वो ये है कि इससे पहले कि वो कहीं अपने आप को सरेंडर कर दे, गिरफ्तार किया जाए या फिर इनकाउंटर किया जाए। जितने उसके वकील हैं, जो जानने वाले हैं, जो उसके केसेस लड़ते रहे, उन सब वकीलों तक पे पुलिस की नज़र है, उनसे बातचीत भी हो रही है। अदालतों पे पुलिस की निगरानी है, न सिर्फ यूपी की अदालतों पे बल्कि यूपी के आसपास लगते स्टेट जैसे दिल्ली भी है, बिहार, एमपी, कि वहाँ कहीं सरेंडर ना कर दे, तो वहाँ पे भी है कि सरेंडर पहले से ही करने से पहले उसको दबोच लिया जाए। 2 रिश्तेदारों की इसके अब तक इनकाउंटर में मौत भी हो चुकी है। जितने रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों के घर पे पुलिस की दबिश डाली जा चुकी है। मां तक टीम पहुंची मीडिया की, सरला देवी जो विकास दुबे की मां है, उनका यह कहना है कि जो भी किया इसने बहुत गलत किया और इसको अपने आप को हवाले कर देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस इसको पकड़ती है तो फिर इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। एक माँ जिसने पैदा किया है वो खुद ये लाइन बोल रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नज़र में क्या है कि बेटा कैसा है। पिता का भी बयान आया है कैमरे पर। पिता ने ये कहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब मैं सो रहा था और मैं बीमार था, मुझे इसका आइडिया नहीं है कुछ। हालांकि वो उस वक्त उसी घर में थे जिस घर से गोलियां चल रही थी। उस पूरे घर को तोड़ दिया गया है उसी जेसीबी मशीन से, जिस जेसीबी मशीन से पुलिस का रास्ता रोका गया था। लखनऊ में जो घर है वहाँ दबिश डाली गई है, जो भाई है उससे पूछताछ हुई है, और ख़बर ये भी है कि जो 2 रिश्तेदार हैं जिन पर शक था कि उस रात शामिल थे इस गोलीबारी में, उनके साथ भी इनकाउंटर हुआ और उन दोनों की मौत हो गई। अब तलाश सिर्फ और सिर्फ एक है, विकास दुबे की। ये कहानी का एक पहलू है। अब यहाँ दूसरा पहलू है, और ये बड़ी गंभीर बात है, इसको सोचनी चाहिए। एक शख्स 8 पुलिस वालों का कत्ल करता है और उस 8 पुलिस वालों का कत्ल करने के लिए जो इस मकाम तक वो पहुंचता है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं। कोई बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा और उसी से आप फैसला कर लेंगे। यूपी पुलिस के इतिहास में पहले एक चीज़ ये याद रखें कि इससे पहले 8 पुलिस वाले या इतने बड़ी तादाद में पुलिस वालों की किसी क्रिमिनल ने गोली मारकर हत्या की है, जान ली है। तो मैं अगर उस फैक्ट्स को मैंने ढूंढा बहुत, तो उसमें से जो मुझे निकला है उसमें एक है कि 20 नवंबर 2004, 20 नवंबर 2004 को नक्सलियों ने एक बार यूपी में घात लगाकर हमला किया था पुलिस वालों पर, लेकिन वो नक्सली थे, और नक्सली मूवमेंट और एक क्रिमिनल या गैंगस्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो नक्सलियों ने 20 नवंबर 2004 को एक बार हमला किया था यूपी में, और ये हमला किया था यूपी के चंदौली इलाके में, और इस चंदौली इलाके में जो ये हमला हुआ था इसमें 17 सिपाहियों की मौत हुई थी। तो ये मैक्सिमम रिकॉर्ड है यूपी का, लेकिन ये एक नक्सल अटैक था। इसके अलावा अगर बात करें और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वालों की मौत कब हुई, तो 1981 में एटा के पास अलीगढ़ थाने में एक डाकू छविराम हुआ करता था। उस डाकू छविराम ने 9 पुलिस वालों की हत्या की थी एक साथ। असल में हुआ ये था कि उस पुलिस वालों में भी कुछ मुखबिर थे, सेम कहानी इसी तरह की है, और वो लोग छविराम के पीछे थे, और इनमें से कुछ पुलिस की टीम ने मुखबरी कर दी छविराम को कि हमारी टीम आ रही है और तुम्हारा इनकाउंटर होगा। तो छविराम ने फिर बड़ी होशियारी से अपनी टीम को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, कुछ को इधर भेजा, कुछ को उधर भेजा, और पुलिस की टीम को उलझा दिया। और इसके बाद धीरे धीरे करके पुलिस की टीम को घेरा, और घेरने के बाद उसमें एक इंस्पेक्टर भी थे। तो इंस्पेक्टर समेत कुल 9 लोगों को गोली मार दी थी। ये एक दूसरा बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन यहाँ पे ये डाकू और पुलिस के बीच की ये लड़ाई थी, तो ये भी एक अलग था। तो 2 ऐसे इंसिडेंट हुए। बाकी की अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो गैंगस्टर हैं, जो डॉन हैं, जो
बदमाश हैं वो डायरेक्ट कभी पुलिस से दुश्मनी नहीं लेते या पंगा नहीं लेते, वो डायरेक्ट नेताओं से दुश्मनी नहीं लेते, पंगा नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि राजनीति, अपराध और पुलिस, इन तीनों का गठजोड़ रहा है हर दौर में। और इसकी शुरुआत असल में जो हुई है ख़ासतौर पर यूपी में, ये इसकी शुरुआत मान के चलिए कि ईस्टर्न यूपी से शुरू हुई, जो पूरा गोरखपुर और इन सारा जो बेल्ट है। और कहते हैं कि पॉलिटिक्स, क्राइम और पुलिस, इनके गठजोड़ की शुरुआत यूपी में अगर किसी के नाम पे ही जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ, तो एक नाम आता है हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी पहले बाहुबली बने, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया। न सिर्फ खुद चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, बल्कि फिर जो उनके चेले थे गैंग में, धीरे धीरे उन्होंने भी चुनाव लड़ा। उन्हीं में से एक चेले का नाम और है अमरमणि त्रिपाठी, जो मधुमिता कांड में जेल में बंद है, लेकिन कहने को बंद है, अभी भी हॉस्पिटल में वो इलाज के नाम पर आराम कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हुई वहाँ से, और धीरे धीरे फिर बड़े सारे नाम आते गए, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, त्रिभुवन सिंह हो, मुख्तार अंसारी हो, इधर आ जाइए तो अतीक अहमद हो। इन सब ने क्राइम की दुनिया से शुरुआत की, बाहुबली बने, और फिर राजनीति का दामन थामा, नेताओं से दोस्ती की। और जब नेताओं से दोस्ती की और सत्ता में जब वो नेता आए, तो फिर पुलिस भी इनके अगल बगल साथ में। तो इन सब का लेकिन एक इतिहास है, चाहे हरिशंकर तिवारी हो, मुख्तार अंसारी हो, त्रिभुवन हो, अतीक अहमद हो, ब्रिजेश हो, डायरेक्ट कभी पुलिस से दुश्मनी नहीं दी, क्योंकि इनका रूल और उसूल है। ठीक उसी तरीके से आप पुलिस की ले लीजिए, जितने बड़े डॉन हैं, डायरेक्ट पुलिस कभी उनको एनकाउंटर नहीं करती, मारती नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब तक कि ऐसा ना हो कि हाँ कई बार सत्ता बदले और उस पुराने में जब वो विपक्ष में थे और किसी उसके बड़े नेता ने कुछ किया हो, तो वो सत्ता में आने के बाद बदला लेना है, तब पुलिस की मजबूरी है। वरना इतिहास, ये दोनों आईना बड़ा साफ है कि ये सब, एक तो जो क्रिमिनल और बाहुबली होते हैं, ये कैसे बड़े होते हैं, क्योंकि इनको पालता पोसता हमारा सिस्टम है, हमारे पॉलिटिक्स, नेता, फिर उनके वजह से पुलिस का उनके सर पे हाथ रखता है, पुलिस भी आंखें बंद कर लेती है उनकी क्राइम की तरफ से, फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जब बड़े हो जाते हैं, उसके बाद कभी आपने सुना कि किसी बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ? कभी नहीं। जो होते हैं ये सब छोटे मोटे और ऐसे ही होते हैं। तो यही वजह है कि एक चीज़ की कमी है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं होता है, जो सबसे ज़्यादा जिनके जुर्म की दुनिया इर्द गिर्द घूमती है। अगर पुलिस को मारने का इतिहास है, तो उसमें यूपी में इससे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया नक्सल अटैक, डाकू का भी बताया, एक इंसिडेंट हुआ था, और वो था श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला एक बार हजरतगंज में जब वो एक दाढ़ी बनाने के लिए एक दुकान में गया, तो पुलिस को खबर मिल गई थी, ये मैंने कहानी में भी सुनाई, और पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को तब भी किसी ने मुखबिरी कर दी थी। ये भी देखिए इत्तेफाक है यहाँ पे। और श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल गया, और वो ऐन वक्त पे उस सलून से बाहर निकल जाता है, और फिर वो भागता है। लेकिन जो पुलिस की टीम पहुंची थी, उसमें एक आर.के. सिंह थे, और ये भी दरोगा थे आर.के. सिंह। वो श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे भागते हैं, दोनों में आगे पीछे रेस हो रही है। एक जगह पे ठोकर लगती है और आर.के. सिंह गिर जाते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं, उनका जो सरकारी पिस्टल है वो उनके हाथ से छूट जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला जस्ट उनके आगे आगे भाग रहा था, ठोकर लगा, पिस्टल गिरी, तो थोड़ा सा आगे की तरफ श्री प्रकाश शुक्ला ने गिरते हुए देखा उन आर.के. सिंह को। फिर वो पिस्टल देखता है, फिर वो वापस आता है, पिस्टल उठाता है, और उसी पिस्टल से आर.के. सिंह को गोली मार देता है। तो ये एक इंसिडेंट था, एक पुलिस वाले की जान लेना। इससे पहले पुलिस वाले को धमकाया बहुत, श्री प्रकाश शुक्ला ने सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस एक दरोगा आर.के. सिंह की मौत ने, क्योंकि पुलिस और क्रिमिनल के बीच जो भी सांठगांठ है, वो बातचीत और बाकी सब ठीक है, एक दूसरे पे एक तरह से आघोषित इनका ये होता है कि तुम हमें नहीं मारो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। श्री प्रकाश शुक्ला ने उन शर्तों को तोड़ दिया और एक दरोगा का कत्ल कर दिया, और उसके कुछ वक्त के बाद ही फिर एसटीएफ बनी, क्योंकि दरोगा के कत्ल की खबरें मीडिया में आई, और फिर एसटीएफ ने इसका बदला एनकाउंटर करके गाजियाबाद के पास कुछ वक्त के बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करके लिया, जिसमें अरुण कुमार जो एसटीएफ के चीफ थे उनकी निगरानी में। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था कि एक गैंगस्टर ने किसी पुलिस वाले को मारा है, एक दरोगा को। लेकिन यहाँ पे 8 पुलिस वाले, ये यूपी की इतिहास में कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप जितने भी इन सारे चीज़ों को उठा ले,
उसमें पुलिस वालों को डायरेक्ट कोई क्रिमिनल या डॉन या गैंगस्टर उनसे दुश्मनी नहीं लेता है, इसलिए कि इन सबके बिजनेस रिश्ते चलते ही ऐसे हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि 8 पुलिस वालों को मारा, एक मंत्री को ऑलरेडी जेल पुलिस स्टेशन में मार चुका था विकास दुबे। हैरान करने वाली चीज़ ये है कि एक जो मैंने आपको बताया था इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक का कत्ल किया था इसने 2001 में, विकास दुबे ने। उस कत्ल में कई चश्मदीद थे और उस कत्ल में बाकायदा अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई विकास दुबे को। बाद में उसके खौफ और दहशत की वजह से बाकी लोग इस केस को कभी फॉलो नहीं किया और अदालत से ज़मानत और पेरोल पे ये बाहर आ गया। फिर अलग अलग मामलों में ये पकड़ा जाता रहा, अंदर जाता रहा, बाहर आता रहा। आखिरी बार ये करीब अब लास्ट ईयर जेल में था, लेकिन अपने चचेरे भाई से कुछ प्रॉपर्टी और ज़मीन का विवाद था जिस पे इसने उस पर हमला किया, गोली चली लेकिन वो बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। तो उस भाई की वाइफ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई जिसमें विकास यादव दुबे का नाम था और इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर जेल गया, कानपुर जेल में ही। इसका ज़्यादातर वक्त जो आना जाना रहा वो कानपुर जेल में ही। तो कानपुर जेल गया और अभी 7 महीने पहले वो जमानत पर बाहर आया। जमानत पर बाहर आने के बाद अब ये इंसिडेंट हुआ है, एक ही है। अब इसको दूसरा हटाइए। राजनीति, पुलिस और क्रिमिनल का गठजोड़ कैसा होता है उसका आखिरी एग्जाम्पल लास्ट में मैं आपको देता हूँ, फिर आप लोग तय कीजिएगा। आम आदमी छोड़िए, एक राज्य के मंत्री, स्टेट दर्जा जो प्राप्त है उसको, वो मंत्री संतोष शुक्ला, जिसका कत्ल विकास दुबे ने 2001 में थाने के अंदर घुसकर किया था। अब वो कत्ल का मामला, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी, पुलिस, तब भी पुलिस ने गवाही नहीं दी थी। संतोष, कहीं और कत्ल हो तो गवाह और सबूत और सारी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। यहाँ पे तो पुलिस स्टेशन के अंदर कत्ल हुआ और पुलिस के वहाँ पे जो थाने के सारे बड़े लोग हैं, चाहे थाना अध्यक्ष हो और बाकी, वो सब उस कमरे में मौजूद हैं, उनके सामने गोली चलती है और एक भी पुलिस वाला गवाह नहीं बनता इस मामले में। गवाह नहीं बनता, ये तो साइड रखिए। उसके बाद जो वो FIR दर्ज करते हैं उसमें इतने लूपहोल्स, इतनी कमियाँ कि साफ पता चलता है कि वो दुबे साहब को बचाना चाहते हैं। चाहे वो गोली कहाँ से मारी गई, कितनी दूरी थी, क्या था, कब आया, मतलब सारी चीज़ें। और इसी का फ़ायदा होता है कोर्ट में। और 2005 में इस मुकदमे का फैसला आता है, इस मिनिस्टर के कत्ल का, और उसमें बरी कर दिया जाता है विकास दुबे को। अब एक कोर्ट ने अगर बरी किया तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हक देता है दोनों पार्टियों को कि इसके बाद आप उसको चैलेंज करें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो जिसको जैसा लगता है। अगर संतोष शुक्ला के फैमिली को लगता है कि ये उम्र कैद कम है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करते। अगर विकास दुबे को लगता है कि ये वो उम्र कैद गलत दिया गया है तो वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता। लेकिन यहाँ चैलेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि जब ये फैसला आया उसके बाद उस वक्त जो सरकार थी वहाँ पे वो BSP की सरकार थी और उस वक्त तक BSP का दामन थाम लिया था विकास दुबे ने। और कहते हैं कि पूरा सर पे हाथ था, तो पुलिस से लेके बाकी जगहों पे सब कुछ विकास दुबे के लिए था। और यही वजह है कि इस कत्ल के मामले के फैसले को कभी ऊपर चैलेंज ही नहीं किया गया। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक राज्य मंत्री, एक स्टेट मिनिस्टर का मर्डर होता है, एक कोर्ट का फैसला आता है, 2 कोर्ट में अभी बाकी है, लेकिन कोई इसको चैलेंज ही नहीं करता है। जो हो गया वो हो गया। और उसके बाद से बरी हो सकता है, अगर ये मामला ऊपर तक जाता तो निचले कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता था। उसने बरी किया, बाकी सबूत, ऐसे हज़ारों केस हैं जिसमें हुए, लेकिन कोई कोर्ट में जाएगा तो सही। और ये काम किसका था? ये प्रोसिक्यूशन का काम था, ये पुलिस का काम था। पुलिस जिसने पूरे मामले की जांच की, एक अदालत का फैसला अगर उसके हक में है तो ये उसकी कामयाबी है, अगर उसके खिलाफ है तो ये उसकी नाकामी है। तो ये पुलिस की नाकामी थी, अदालत का फैसला। पुलिस को अदालत ने कहा कि आपने कोई सबूत, कोई गवाह, कोई भी चीज़ आपने ढंग से पेश नहीं की। तो अगर पुलिस के खिलाफ ये फैसला आया तो पुलिस को इसको ऊपरी अदालत में जाकर इसको चैलेंज करना चाहिए था कि आप कैसे विकास दुबे को बरी कर रहे हैं एक मंत्री के कत्ल में, जबकि इतने सारे लोग हैं, और हमने जो दिया, अगर हमारे कुछ कमियां हैं हम इसको और पेश करेंगे। तो वो हाई कोर्ट जा सकती थी, लेकिन UP पुलिस ने इसको चैलेंज ही नहीं किया। अब आप सोचिए, अगर 2005 में यही सारी चीज़ें हो जाती
तो 2020 में इन 8 पुलिस वालों की मौत नहीं होती। तो जिम्मेदार कौन है? हमारा सिस्टम, ये जो पॉलिटिक्स, क्रिमिनल और पुलिस, ये जो गठजोड़ है, ये एक नंगा सच है। आज मैं एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर से बात कर रहा था यूपी के, जिन्होंने करीब 35-36 साल काम किया इसी बारे में। एक लाइन में उन्होंने जो बात कही कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये इसमें कौन सी चीज़ बताने वाली और कौन सी चीज़ छुपाने वाली है, सब जानते हैं। हर थाना जानता है, हर आईपीएस जानता है, हर आईएएस जानता है, हर मंत्री जानता है, हर क्रिमिनल जानता है। बस वक्त का हेर फेर है, जिसकी गर्दिश में आती है उसकी लग जाती है, वरना तो ये पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है और चल रहा है। तो इस पर नज़र किसकी जाती है? ये हो गया है, अभी आप लोगों की नज़र गई है, 2 दिन के बाद यही नज़र किसी और तरफ आपकी होगी। ये सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी। मुझे लगता है इससे बेहतर सच और कुछ नहीं है। तो आज इतना ही कहानी में। कल संडे है, परसों आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। लेकिन कल सुबह हैरत अंगेज 9 बजे ज़रूर देखिएगा। जो पहली पोप है उनके कत्ल की एक, तो जो लेडी पोप है, महिला अभी तक एक ही हुई हैं, उनके कत्ल की कहानी है ये हैरत अंगेज में। तो कल 9 बजे देखिए, अपनी राय भी दीजिए, बताइएगा भी। परसों आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले 2 दिन बहुत उथल पुथल भरे। थर्सडे की सुबह हुई इस खबर के साथ कि विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर किया या फिर पकड़ाया। फ्राइडे की सुबह जो हुई वो उसी विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से। 24 घंटे पहले विकास दुबे लगभग एक तरह से जीता था, यूपी पुलिस को चकमा देकर, अपने आप को जिंदा पकड़वा कर। 24 घंटे बाद यूपी पुलिस ने अपना एक तरह से बदला भी ले लिया। पूरी कहानी आपको सुनाऊं, सुबह से आप लोग देख ही रहोगे। आज सुबह से मैं भी बहुत बोल रहा हूँ लगातार आज तक पे। लेकिन जो कहानी है पूरे एनकाउंटर की, तो मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ें आपने नहीं सुनी है वो आप तक पहुँचाऊँ। अगर आखिरी के 15 मिनट आज तक की टीम को मौका मिल जाता और पुलिस एक ख़ास नाके पर न रोकती हमारे सहयोगी अरविंद ओझा और उसके कैमरामैन को, तो मुझे लगता है कि ये एनकाउंटर शायद टल जाता सुबह। या दूसरा फिर मुमकिन ये था कि एनकाउंटर कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता। दोनों ही चीज़ें होती। लेकिन बदकिस्मती से आखिरी 15 मिनट के लिए, सिर्फ चूक भी नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि ये पुलिस की एक सोची समझी पूरी एक प्लानिंग के तहत हुआ कि मीडिया को रोक दिया गया ख़ास नाके पर। कहानी शुरू होती है थर्सडे की रात या शाम कहें 7 बजे से। सुबह करीब 7:30-8 बजे महाकाल मंदिर के पास पकड़ा जाता है और इसके बाद दिन भर वो उज्जैन पुलिस के कब्जे में रहता है। 2:30 से 3 बजे के दरमियान यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंचती है और इसके बाद विकास दुबे से पूछताछ वैसी शुरू होती है। सबको उम्मीद ये थी कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे यूपी ले जाया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 80 के तहत ये कहा गया है कि अगर किसी मुलजिम को आप गिरफ्तार करते हैं और उस मुलजिम को किसी दूसरे स्टेट की पुलिस अपने यहाँ ले जाना चाहती है, तो उसके जुर्म बताते हुए अदालत में आपको जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमें इसको ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड चाहिए, और अदालत की इजाज़त के बाद ट्रांजिट रिमांड मिलती है और फिर आप ले जा सकते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ। कल यूपी पुलिस उज्जैन की किसी अदालत में गई ही नहीं, न ट्रांजिट रिमांड लिया। अभी एक तरह से कानून के साथ खिलवाड़ है, लेकिन इसकी भी तैयारी की गई कि इससे कैसे बचा जाए। रात को उज्जैन के एसपी मनोज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शुरू में बड़े अच्छे खुशमिजाज थे, हंस रहे थे, लेकिन इसके बाद इसी सवाल को लेकर जब उनके ऊपर सवाल दागे जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सवाल यही था कि एमपी पुलिस ने बिना ट्रांजिट रिमांड के यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम को विकास दुबे को क्यों सौंप दिया और कैसे सौंप दिया। तब यहाँ पे 2 कहानी आई। कहानी आई कि उज्जैन पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक कहीं पे भी विकास दुबे की गिरफ्तारी दिखाई ही नहीं थाने में। चलो भाई, नहीं दिखाई तो जब गिरफ्तारी नहीं दिखाई तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसकी कहानी ऐसे तैयार होती है कि उनकी कहानी के हिसाब से ये विकास दुबे
महाकाल मंदिर के पास पकड़ा गया। हमें पता है कि कानपुर वाला, इसने खुद ही नाम बताया और इसने ऐसे ऐसे जुर्म किए हैं, 8 पुलिस वालों को मारा है। तो हमने इसको बिठा लिया, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं था कि ये विकास दुबे है। तो हमने कानपुर के एसपी को फ़ोन किया और कानपुर के एसपी से कहा कि एक बंदे को ऐसे ऐसे हमने पकड़ा है, लगता विकास दुबे है, तो आप आ जाइए और तस्दीक कर लीजिए। तो इसके बाद कानपुर से चूँकि मामले की जो जांच हो रही थी वो एसटीएफ की टीम कर रही थी, तो एसटीएफ की टीम आती है, हम उसको थाने में बिठा कर रखते हैं। एसटीएफ की टीम आती है, उसके बाद देखती है और फिर तस्दीक करती है कि हाँ ये विकास दुबे है। तो जब पता चल गया कि ये विकास दुबे है तो हमने उनके सुपुर्द कर दिया कि भैया ये आपका मेहमान है, आप ले जाओ। इसलिए ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये उज्जैन पुलिस की कहानी है कि उनका इंतज़ार किया, तस्दीक हुई और दे दिया। चले, यहाँ तक इनकी बात एकदम सही है। अब कल सुबह से रात तक आप सब ने भी सुना होगा हर न्यूज़ चैनल पर, सबसे पहले होम मिनिस्टर आए एमपी के, उन्होंने एकदम सीना ठोक के कहा कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद सीएम आए और शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार किया। इसके बाद डीएम आए उज्जैन के, उन्होंने कहा कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसपी आते हैं उज्जैन के, वो भी कहते हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं, वो कहते हैं मीडिया से कि प्रशांत दुबे को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब सब कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लिया, तो फिर सीआरपीसी के सेक्शन 80 के तहत ये कहा यह है कि एक शख्स को जब आपने गिरफ्तार किया ऑफिशियली, तो दूसरे स्टेट की पुलिस को सौंपने से पहले उसका ट्रांजिट रिमांड लेना ज़रूरी है, यानी उसको उस जगह की अदालत में पेश करना ज़रूरी है। तो यहाँ दोनों बातें हैं कि हमने सुपुर्द कर दिया। तो अगर आपने सुपुर्द किया तो इसका मतलब है कि आपने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि अरेस्टिंग लिखी नहीं है। तो जब अरेस्टिंग लिखी नहीं, तो फिर चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और एसपी से लेकर डीएम तक क्यों कह रहे हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया? ये दोनों अलग चीज़ें थी। तो पहली चीज़ तो यहीं पड़ती है बुनियाद। खैर, इसके बाद शाम 7 बजे उज्जैन से एसटीएफ की टीम जो गई थी वहाँ पर 3 गाड़ियों में गई थी। उसमें एक सफारी गाड़ी थी, एक टीयूवी 300 थी और एक और गाड़ी थी। चौथी गाड़ी जो थी वो उज्जैन पुलिस की थी, इनोवा, क्योंकि उज्जैन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि यूपी के बॉर्डर तक, जहाँ पे एमपी की सीमा ख़त्म हो जाए, वहाँ तक प्रोटेक्शन देते हुए विकास दुबे को वो पहुँचाएँ और छोड़ आएँ। तो शाम 7 बजे उज्जैन से 4 गाड़ियों का काफिला निकलता है। 3 गाड़ी यूपी एसटीएफ की है और 1 गाड़ी एमपी पुलिस की है। एमपी पुलिस की उस इनोवा का गाड़ी में विकास दुबे बैठा होता है और उसमें एमपी पुलिस के अलावा एसटीएफ के भी कुछ लोग बैठे होते हैं। अब यह सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र के साथ साथ अब आज तक की टीम भी इनको फॉलो करती है। करीब 50-60 किलोमीटर आगे जाते हैं, एक पेट्रोल पंप के पास ये गाड़ी रुकती है, वो पेट्रोल भराते हैं। तो हमारी टीम जो है वो शूट करना शुरू कर देती है, विकास दुबे की तस्वीर हो रही है। तो वो गुस्सा होते हैं एसटीएफ की टीम और वो आते हैं और उसके बाद कैमरामैन को मना करते हैं और उनको, लेकिन कोई बातचीत या को रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो धमकाते हैं और फिर गाड़ी तेज़ी से आगे लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी दूर के बाद करीब 2-2.5 घंटे और आगे जाकर एक टोल नाका पड़ता है। वहाँ पे अचानक उस 4 गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी, आज तक की जो हमारी टीम है, रिपोर्टर हमारे रवीश पाल, उनकी गाड़ी के आगे अचानक रोक दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम क्यों पीछा कर रहे हो, और कैमरामैन के साथ धक्का मुक्की होती है और फिर उस गाड़ी की चाबी वो एसटीएफ का जो बंदा था वो निकाल लेता है और गाड़ी की चाबी लेकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे के साथ भाग जाता है। अब हमारी टीम सड़क किनारे, रात करीब 10:30 बज रहा है, चाबी है नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है। वो दफ्तर फ़ोन करता है, फिर पुलिस ऑफिशियल को फ़ोन करते हैं। इसके बाद एसटीएफ के ज़रिए उनको मैसेज दिया जाता है कि भैया ऐसा मत करो, इनकी चाबी लौटा दो। 61 किलोमीटर आगे जाकर एसटीएफ की टीम, एक टोल और पड़ता है, उस टोल पे हमारा एक दूसरा रिपोर्टर था, उसको वो गाड़ी की चाबी सौंप देते हैं। वो फिर 61 किलोमीटर वापस आता है चाबी देने के लिए, तब ये गाड़ी चलती है, लेकिन तब तक वो काफिला आगे निकल चुका था। खैर, उसके बाद बाकी टीमें पीछा करना शुरू करती हैं। एसटीएफ की टीम नहीं चाहती थी कि मीडिया की कोई गाड़ी उसके पीछे हो। इसके पीछे क्या मकसद है ये आगे पता चलेगा आपको। खैर, पूरा रात गुजरता है ये गुना झांसी होते हुए। सुबह करीब 6:30 बजे कानपुर की, अच्छा उससे पहले अब एमपी की बॉर्डर ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही एमपी की बॉर्डर ख़त्म होती है वहीं तक इनोवा गाड़ी आती है। तो एमपी की सीमा पर अब उस इनोवा गाड़ी से विकास दुबे को उतारा जाता है और उसके यूपी एसटीएफ की वाइट जो टाटा सफारी गाड़ी थी उसमें बैठा दिया जाता है। अब गाड़ी बदल गई, चूँकि सरहद बदल गई,
इसके बाद अब विकास दुबे एसटीएफ की टीम के साथ वाइट टाटा सफारी गाड़ी में बैठता है और यूपी की सीमा में दाखिल होता है। सुबह 6:30 बजे अब 3 गाड़ियों का ये काफिला, क्योंकि चौथी लौट चुकी है एमपी पुलिस की, कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। अब वहाँ पे भी सारी टीम, हमारी मेरे जो सहयोगी अरविंद ओझा, तेज तर्रार रिपोर्टर, वो भी वहाँ मौजूद। अब उस टोल प्लाजा पे क्रॉस करने के बाद 2 और यूपी पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी थी। अब ये 3 गाड़ियों का काफिला वहाँ से गुजरता है। इस 3 गाड़ियों में से विकास दुबे सफ़ेद वाइट जो टाटा सफारी थी उसमें बैठा हुआ दिखता है, बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। इसके बाद अब उन 3 गाड़ियों के साथ वो जो 2 गाड़ी वहाँ टोल पे पहले से खड़ी थी वो भी उसमें शामिल हो जाती है उस काफिले में। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे और 3 गाड़ियाँ बीच में। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं, क्योंकि अब अपना इलाका आ चुका था। अचानक एक नाका आता है और उस नाके पर बैरिकेडिंग की हुई थी और फ़ौरन जो मीडिया की गाड़ी थी उसको रोक दिया जाता है। एसटीएफ की गाड़ी निकल गई। अब मीडिया के सारे लोग परेशान, रिपोर्टर लड़ते हैं, पूछते हैं भैया हमें क्यों रोक रहे हो, हम ड्यूटी पे हैं। तो कहते नहीं वो कोरोना की वजह से चेकिंग चल रही है। अब पता नहीं कोरोना की कौन सी ऐसी चेकिंग होती है। खैर, इस बहस में करीब 10 से 15 मिनट का वक्त निकल जाता है। 10-15 मिनट के बाद जब वो देखते हैं कि कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही है, उन्हें लगता है कि शायद उनका काम हो गया, वो बैरिकेड हटा देते हैं, मीडिया की गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे जैसी मीडिया की गाड़ी पहुँचती है तो हैरान हो जाती है देखकर कि सड़क किनारे उनमें से एक गाड़ी जो उज्जैन से चली आ रही है, जिसका लगातार पीछा किया गया, जो कैमरे पर है, वो सड़क किनारे पलटी हुई है। और वो गाड़ी थी TUV 300 महिंद्रा की, जिसमें एसटीएफ के लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे, तो पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो पुलिस वाले ने कहा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी स्लिप कर गई और पलट गई, और पलटी हुई गाड़ी थी, और एक्सीडेंट के बाद यहाँ। तो फिर बोला यहाँ तक तो ठीक था। अब रिपोर्टर को भी ये लगा कि हटाओ, एक्सीडेंट हुआ है। बाकी के कोई जो एसटीएफ के लोग थे वो वहाँ पे उस गाड़ी के आसपास नहीं, और बाकी एसटीएफ की दोनों गाड़ियाँ जो थी वो भी वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ एक यही गाड़ी पलटी हुई थी, TUV 300। तो टीम आगे ही बढ़ती, तब तक एक पुलिस वाले ने कहा कि ये गाड़ी पलटी और इसमें से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, एक पुलिस वाले का पिस्टल छीन लिया। जवाब में पुलिस की टीम उसके पीछे भागी, उसने सरेंडर नहीं किया, उसने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और विकास दुबे घायल हो गया। इसके बाद उसको घायल विकास दुबे को हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसी ये कहानी सुनी तो सब रिपोर्टर के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अभी 10 किलोमीटर पहले हम लोगों ने देखा है कि विकास दुबे वाइट टाटा सफारी गाड़ी में बैठा हुआ है। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट है जो पलटी हुई वो TUV 300 है। एक्सीडेंट TUV 300 का हुआ, विकास दुबे गाड़ी में जो बैठा हुआ वो टाटा सफारी है। तो फिर वो इस गाड़ी के एक्सीडेंट से उसका क्या लेना देना। लेकिन ये कहानी जब तक समझ में आती, थोड़ी देर के बाद अचानक पता चलता है कि विकास दुबे हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे फिर से कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो रही हैं। जिस गाड़ी में अब वो हॉस्पिटल पहुंचता है वो फिर से वही टाटा सफारी हो गई जिसमें वो 10 किलोमीटर पहले बैठा हुआ था। तो इस 10 किलोमीटर में सारा खेल होता है। जहाँ तक मीडिया फॉलो कर रही थी सब कुछ ठीक था। जैसे ही उस बैरिकेड पे मीडिया को रोका गया, और 10 से 15 मिनट का ये पूरा टाइम था, और इस 10-15 मिनट में ही ये गाड़ियाँ भी बदली, विकास दुबे निकल कर भागा भी, विकास दुबे पे गोलियाँ भी चली और विकास दुबे मारा भी गया। तो ये 15 मिनट जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर ये गैप ना होता, अगर बैरिकेड ना होता, मीडिया की गाड़ी लगातार कोर्ट तक, चूँकि प्रेस रिलीज़ आई है अभी एसटीएफ की, उसमें कहा गया है कि हम उसे कानपुर की अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे थे जब ये हादसा हुआ, तो वो अदालत में होता। एसटीएफ ने इस पर सफाई ये दी है कि ये गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि जब गाड़ी जा रही थी तो अचानक सड़क पर गाय और भैंस आ गई, और जो ड्राइवर था वो बड़ा थका हुआ था, चूँकि लगातार वो पूरी रात ड्राइविंग कर रहा था, करीब 750 किलोमीटर ट्रैवल किया, और अचानक जानवर आ गया, वो कंट्रोल नहीं रख पाया, इसलिए गाड़ी पलट गई। गाड़ी जो पलटी वो उनका ये भी है कि करीब 50 से 100 मीटर तक घिसटते हुए गई। अगर गाड़ी की स्पीड, और ये भी है कि मीडिया चूँकि पीछे थी इसलिए गाड़ी की रफ्तार भी ज़्यादा थी, तो अब तीनों चीज़ें मिला लें तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अगर पलटती है और 50 से 100 मीटर घिसटती है तो फिर गाड़ी डैमेज होनी चाहिए। गाड़ी के सारे शीशे सलामत हैं, गाड़ी के किसी शीशे में कोई न टूटा है न कोई और चीज़ें। गाड़ी की बॉडी में कहीं कोई इस तरह के निशान नहीं है जिससे लगे कि कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी इतनी 50-100 मीटर घिसट कर चली है। बारिश हुई है चूँकि सुबह, तो आसपास की जहाँ से ये गाड़ी के घिसट के जाने तक की बात हो रही है,
मट्टी गीला है, गीली मिट्टी में कहीं निशानी नहीं है गाड़ी के घिसटने की। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। बाकी आप समझदार हैं कि कहानी क्या हो सकती है। तो ये कहानी का पहला पहलू है। अब दूसरा आइए, जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि कुल 6 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिस वाले गाड़ी के पलटने की वजह से और 2 पुलिस वालों को गोली मारी गई, उससे वो इंजर्ड हुए। डॉक्टर से पूछा गया कहाँ लगी है गोली, तो पता चला कि दोनों पुलिस वालों की गोली छूते हुए निकल गई है, तो कोई खतरे की बात नहीं है। विकास दुबे को कहाँ कहाँ गोली लगी, तो बताया गया कि विकास दुबे को 4 गोली लगी है, एक हाथ में और 3 सीने में। एक शख्स जो गाड़ी एक्सीडेंट होता है, निकलता है, भागता है, सबसे पहले तो वो पुलिस वाले जो उसको पूरे रास्ते में हाथ बंद करके नहीं लाते हैं, इतना खूंखार क्रिमिनल है, ये लापरवाही है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। दूसरा, वो STF के लोग कमांडो भी होते हैं, वो अपने पिस्टल को सही से नहीं रख पाए कि वो छीन के लेके भाग रहा है। और तीसरा, उसके पैर में चोट है, लड़खड़ाता है, पहले भी गोली लगी है, तो इतनी तेज़ी से भाग भी रहा है। पांचवा ये कि फिर उसके बाद भागते हुए पुलिस उसको ललकारती है, कहती है सरेंडर करने के लिए, नहीं करती है तो पुलिस गोली चलाती है। लेकिन गोली पीठ की तरफ लगने की बजाय, पीठ पे लगने की बजाय, पैर पे लगने की बजाय 3 गोलियां सीधे जाके सीने में लगती हैं और करीब से लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बताती हैं। क्या बताती हैं? 7 जुलाई को यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइनों का इस्तेमाल किया था कि 8 पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जिसने भी ये किया है वो पछताएगा, जो भी उसके साथ होगा, और ये एक नज़ीर होगा। तो पछताना और नज़ीर होना ये एलानिया पहले से था। कल उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर, उससे भी यूपी पुलिस को एक तरह से नाकामी थी। लेकिन एक चीज़ थी कि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर। हैदराबाद के बाद ये चीज़ें शुरू हुई तो कई चीज़ें चल रही थी कल से ही। एक ये कि एनकाउंटर कब होगा, कोई ये नहीं कह रहा कि अब एनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि पकड़ा गया। बात ऐसे हो रही कि अभी एनकाउंटर कब होगा, कहाँ होगा, आजकल में होगा या 2-4 दिन और वेट होगा, क्या कानपुर में ले जाकर होगा, कानपुर के क्या उसी बिकरू गांव में ले जाया जाएगा, क्या बिकरू गांव के उसी घर के अंदर ले जाकर एनकाउंटर किया जाएगा। ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सारा काम खत्म हो गया। मैंने आपको शुरू में जब से ये कहानी सुना रहा हूँ 3 चीज़ें कही थी। आज मैं भी एक चीज़ में गलत साबित हुआ। मैंने कहा था इस पूरे मामले का 3 अंजाम होगा, आपको याद होगा। मैंने कहा पहला सरेंडर, दूसरा एनकाउंटर और तीसरा गिरफ्तारी। यही 3 अंजाम थे। ये पहला केस है जिसमें 2 चीज़ें एक साथ हो गई, सरेंडर भी, बल्कि तीनों हो गई। आप इसको सरेंडर माने तो सरेंडर भी हो गया, आप इसको गिरफ्तारी माने उज्जैन पुलिस की तो गिरफ्तारी भी हो गई और एनकाउंटर भी हो गया। तो एक केस जिसके बाकी मामलों में 3 अंजाम होते, यहाँ 3 अंजाम एक केस के साथ हो गए। अब जांच होगी, बहुत सारी चीज़ें उठेंगी, बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन कई चीज़ें हैं। एक कि जिस तरीके से 2 और 3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में हुआ, 8 पुलिस वालों की जान ली गई और उनमें से 2-3 के साथ जिस हैवानियत के तरीके से जान ली गई, कुल्हाड़ी मारे गए, पैर काटे गए, चेहरे पे गोली मारी गई। विकास दुबे और उसके गुर्गों से किसी को हमदर्दी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे खूंखार अपराधियों का, ऐसे जालिम लोगों का अंजाम और हश्र एक होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा। अगर ये एनकाउंटर पूरी तरह जेन्युइन है तो फिर किसी को अफसोस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो मुझे थोड़ी, जो हैदराबाद के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और सब कुछ सिस्टम से है। हम बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं पुलिस से, कानून से, अदालत से, लेट लतीफ़ी से, मुकदमे में सुनवाई से, पुलिस की बेईमानी से। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर सिस्टम से हटकर यूं ही सब चलता रहा तो फिर समाज में जंगल राज होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और इसके बड़े सारे बुरे अंजाम भी होंगे। वो इसलिए कि पुलिस का काम है पकड़ना और पकड़कर अदालत में पेश करना, अदालत का काम है सज़ा देना। तो ये सज़ा विकास दुबे को अगर कायदे से देखें तो अदालत भी दे सकती थी, लेकिन जो हैदराबाद में हुआ उसके बाद अब जो हुआ ये पुलिस ही फैसला कर रही है। और शायद इसकी 2 वजह, और इन दोनों केस को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं,
उन लोगों से जिनके साथ जुर्म हुआ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जुर्म किया, चाहे वो हैदराबाद की जो डॉक्टर थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ, तो उन चारों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं थी। और यही वजह है कि पहली बार मिठाई बटे, लड्डू बटे, पुलिस के एनकाउंटर पर कभी सवाल नहीं उठा। सेम ये चीज़ है, जिस तरीके से 8 पुलिस वालों को शहीद किया गया मारकर, और जिस तरीके से मारा गया, विकास दुबे जैसे लोगों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। और इसीलिए इस एनकाउंटर को लेकर कोई आप उस तरीके से बातें भी नहीं हो रही है, वरना आमतौर पे किसी भी एनकाउंटर को लेकर फ़ौरन शक और सवाल खड़े होते हैं। बट यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें एकदम ओपन है। फिर भी एक लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। पर मेरा ये है कि इसके आगे चल के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन क्या ये भी कहूँ कि पुलिस पूरी तरह से गलत है, तो फिर सवाल ये है कि अगर अदालतों में इतना वक्त लगेगा एक एक जुर्म के लिए, जैसे निर्भया के इसके लिए कि कितनी बार तो फांसी टली, तो लोगों का सब्र जाता रहता है। अब लोग चाहते हैं, एक तो पेशेंस कम है, फटाफट इंसाफ हो, फटाफट सज़ा मिले। तो इन चीज़ों को सोचना भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी तो फिर सड़कों पर ही फैसला हुआ करेगा, और ये गलत है। इसका कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक आध दुश्मनी हो गई हमारी किसी से, हमने उसको किसी केस में फंसा दिया और हमने उस पुलिस वाले से कहा कि यार अब तो कोई उंगली भी नहीं उठाता आजकल तो इनकाउंटर पे, तो 2-4 केस इस पे डालकर इसको एक क्रिमिनल टाइप बना दो और इसका इनकाउंटर कर दो, जो पैसे मुझसे ले लो, काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें खतरा पैदा कर सकती हैं आने वाले वक्त में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए दोनों की ज़रूरत है। पुलिस अगर विनय दुबे जैसे क्रिमिनल को उभरने ही ना दे, पनपने ही ना दे, उससे पहले कि सर उठाए उसी वक्त कुचल दे विकास दुबे, तो शायद ये दिन ना देखना पड़े और विकास दुबे जैसे गुंडे पैदा ही ना हो, पैदा होने से पहले ही उनको कुचल दिया जाए। अदालतों में जब ये केस जाए और अगर वो फटाफट फैसला सुना दें और जल्दी इंसाफ हो, तो भी शायद लोगों का भरोसा ये रहेगा ही नहीं, यहाँ तो फटाफट फैसला हो जाता है, इसको सज़ा मिलेगी, तो भी सोच बदल सकती है। तो ये जिम्मेदारी हर एक की है, और जब तक हर एक जिम्मेदारी नहीं निभाएगा ये चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि हम आज कल या कुछ ऐसे घटनाओं पे खुश हो सकते हैं कि अच्छा किया। बहुत सारे लोगों के हर एक के अलग अलग रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत है कि नहीं ऐसे लोगों का ऐसे ही होना चाहिए। हम आम बोलचाल में भी बात करते हैं, नहीं ऐसे को ठोक ही देना चाहिए, यही इनका अंजाम है, यही सज़ा है। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही ये रफ्तार बढ़ती रही और ऐसे ही होता रहा तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे गलत लोग भी इसमें फंस जाएंगे। जो मुजरिम हैं, जो गुनहगार हैं, जो विकास दुबे जैसे लोग हैं, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम और एक उसके ज़रिए, वरना फिर हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी है इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। और पिछले करीब लास्ट फ्राइडे, एक हफ्ता तो हो गया, आज फ्राइडे ही है, से हम विकास दुबे ही बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अब इनकाउंटर भी ख़त्म हो गया, और इस इनकाउंटर के साथ अब वो सवाल भी सारे ख़त्म हो गए कि कौन उसको पालता था, कौन पोसता था, कौन पुलिस वाले दोस्त थे, कौन नेताओं के सर पे हाथ था। इससे एक फ़ायदा ये भी हो गया कि अब ये सारे राज जो हमेशा के लिए राज रहेंगे, दफन हो गए। अब इन सवालों के जवाब हमारे सामने नहीं आएंगे। ये भी इसका एक पहलू है। तो एक हफ्ते से चल रहा था, अब इसमें कुछ चीज़ें आएंगी, पर आप मान के चलिए कि विकास दुबे से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें अब कुछ ऐसी नहीं आएंगी कि किसी नेता के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया है, बाकी पुलिस वाले और इसमें बेपर्दा होते हैं, बेनकाब होते हैं। अब ये चीज़ें ख़त्म, और मुझे लगता है इसके साथ ही विकास दुबे की कहानी भी ख़त्म। तो क्राइम की दुनिया में यही होता है, और हम जैसे क्राइम रिपोर्टर के साथ भी यही होता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, फिर अलग होता है, फिर हम किसी एक केस पे रहते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। कभी निर्भया आता है, कभी कुछ और आता है, अभी विकास दुबे चल रहा था, तो एक कहानी का चैप्टर ये भी क्लोज। तो उम्मीद है कल या अगले हफ्ते से हम वापस अपनी कहानी के ढर्रे पे लौटेंगे। और जो सुशांत भी अपडेट चाहते हैं। हाँ, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अपडेट, अभी तक पूछताछ जारी है, और ईमानदारी से कहें तो पिछले 4-5 दिनों में ये केस बहुत आगे बढ़ा नहीं है। और मुंबई पुलिस का जो पूरा रवैया उसको देख के अभी लगता भी नहीं है कि वो बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि उसे लगता है कि आराम से तफ्तीश करें, आराम से अपनी रिपोर्ट बनाएं। तो अपडेट कुछ नहीं है, लोगों से पूछताछ जारी है, और अभी तक इसको कोई फाउल प्ले, सुसाइड, मर्डर, साजिश, इस पर कोई रोशनी डालने को तैयार नहीं है मुंबई पुलिस। मैंने कहा कि मुंबई पुलिस बड़ी तसल्ली, आराम से अपना टाइम लेकर काम कर रही है, और आने वाले वक्त में भी बहुत जल्दी किसी नतीजे पे पहुंच जाए इसकी भी मुझे उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि जब तक जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक फैसला नहीं आएगा। तो सुशांत सिंह राजपूत पे भी नज़र है उस केस पे, और जो भी अपडेट होगा ज़रूर आपको देंगे। आज इतना ही, और
2 दिन से हम सब भी बड़े भाग दौड़ परेशान, मतलब सुबह से लेकर रात तक काम ही काम, दफ्तर, फिर आप लोगों के लिए कहानी। तो मुझे लगता है कि कल सैटरडे है, परसों संडे है, थोड़ा कल कूल डे हो और थोड़ा रिलैक्स भी रहें, थोड़ा काम भी कम हो, बस यही दुआ है। तो आपसे मुलाकात होगी, हालांकि कल सैटरडे है, कहानी रिकॉर्डेड कल तो होती ही है ऑफिशियली, तो कहानी ज़रूर होगी। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।